नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और कौन बनेगा प्रधानमंत्री शो आपके सामने हम लेकर आए हैं, क्योंकि 2024 की जो जंग है उसमें हर दल ये कोशिश कर रहा है कि जनता के मन में राज करे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने रुख किया है, हमारा कारवां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ की राजनीति पूरे देश पर अपना असर डालती है। क्योंकि ये जो धरती है ये गन्ने की मिठास वाली धरती है। इसके साथ ही साथ यमुना के पूर्वी तट पर बसे इस शहर में पश्चिमी छोर सूबे का है, तो यहाँ से क्या सियासी उत्तर मिल रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे महागठबंधन की राजनीति की और इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई की। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो जिस राज्य में जाते हैं वहां पर एक नया सियासी बवंडर उनका इंतजार कर रहा होता है। पश्चिम बंगाल में गए ममता बनर्जी ने ठेंगा दिखाया, बिहार पहुंचे उससे पहले नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और झारखंड में उनके सहयोगी दल संकट में है। और जब यात्रा 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में पहुंचने वाली है तो यहां से भी संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में हम बागपत में आज हैं, क्योंकि ये वो शहर है जो लाक्षागृह जैसी तिकड़मबाजियों से भी निपटने का हुनर रखता है। ऐसे में हम जानेंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जनता के मन में क्या है, पूरी चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम परिचय कराएंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक सियासी रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से वार पलटवार का दौर इस वक्त देश में, देश की राजनीति में और प्रधानमंत्री बनाने के लिए चल रहा है। मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश का डिटेल प्लान बनाया जा रहा है। 1-2 दिन में ये प्लान बन जाएगा। उसके बाद उस प्लान को लेकर के हम श्री अखिलेश यादव जी के पास ससम्मान निमंत्रण लेकर के जाएंगे। उत्तर प्रदेश जरूर जाएंगे। 11 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में रहेगा। हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, लोकसभा चुनावों के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। के पास पूरी तरह से तर्कों की कंगाली हो गई है और आज भी वो जो है इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि 24 के चुनाव में उनका क्या हाल होगा। देखिए, जो पार्टी अपने आप को कहती थी कि हम सबसे बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, जो कहती थी कि जो है हमने तो 5 दशकों से ज्यादा देश पे राज किया है, अब उस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को उन्हीं के साथ ही एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। जो कभी अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी वो मोहल्ले की महंगी हो गई है। राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं? जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा रॉन्ग प्लेस में होते हैं। शायद राइट मैन है लेकिन रॉन्ग प्लेस में रहते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं तो इम्पोर्टेंट सवाल अवॉइड करके जाते हैं, तो लोग तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर निकले। मैं इसको बोलता हूँ कि यह भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। राहुल गांधी खामखाई जो यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं मेरे समझ में। दूसरे पार्टीज के साथ अच्छा संपर्क बनाए, सेक्रीफाइस करे, कांग्रेस सीट छोड़े और जो रीजनल पार्टीज है उनको रेस्पेक्ट दे। तो आपने सुना कि किस तरीके से बयानबाजी हो रही है। भाजपा का जो रिएक्शन है वो तो समझा जा सकता है कि न्याय यात्रा पर वो बरसेंगे, लेकिन सवाल जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, सदस्य हैं, उनके बयानों को सुनकर यह सवाल उठता है कि न्याय यात्रा में दिल मिल रहे हैं या फिर दल बट रहे हैं। सीधे मेहमानों का हम आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ चौधरी साहब सिंह जी हैं, एक्स एमएलए बीजेपी, विश्वास चौधरी जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, ओमवीर तोमर जी हैं, नेता कांग्रेस, और सोमेंद्र ढाका जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विश्वास चौधरी जी आपके पास ही आ रहे हैं। बड़े विश्वास के साथ राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर चले हैं, अब उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, लेकिन जो स्थिति बन रही है, आपको तो 7 सीटें चाहिए तो मिलने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस जितनी सीट मांग रही थी वो भी नहीं मिल रही है, और अब जो अखिलेश यादव का बयान आया है तो लग रहा है कि आप लोग न्याय यात्रा का सम्मान भी नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड वाली कहानी हो रही जा रही क्या यूपी में? सबसे पहले तो चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली किसान मसीहा
चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली, हमारे मरहूम नेता चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मस्थली पर हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। रही बात इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की, आपने जैसे कि अभी बताया कि ठेंगा दिखाया जा रहा है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनका तो ये ठेंगा कटा हुआ है, वो बेचारे दिखाएंगे क्या। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। अभी ठेंगा इनके पास है इसलिए दिखा भी सकते। लेकिन जब गठबंधन बचेगा तब तो फिर लोकतंत्र बचेगा। गठबंधन बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा, न बचने का कोई सवाल नहीं है। हमारे दल की आपने जो 7 सीटों की बात कही, न बात 7 सीटों की है न 70 सीटों की, बात भारत देश की है, बात संविधान बचाने की है, बात सरकार बनाने की है। ठीक है। साहब सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम तो फिर भी ठेंगा दिखाने की आज़ादी रखते हैं। आपके यहाँ तो गठबंधन में दलों का ठेंगा काट दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ तो जो है, जो एनडीए है, तो एनडीए पूर्ण रूप से जो है संगठित है और एनडीए जो है पिछले 10 साल से देश में सरकार चला रहा है और अभी चुनाव होने जा रहा है। एनडीए जो है फिर भारी बहुमत से जो है देश में सरकार बनाने जा रहा है। तो फिर ये दिक्कत क्यों है? वो यात्रा कर रहे हैं तो करने दीजिए, वो न्याय यात्रा करें। आप लोग कहते हैं अन्याय यात्रा हो रही है। कौन यात्रा को रोक रहा है? देश में आज़ादी है, डेमोक्रेसी है, जिसकी जो इच्छा है वो करे। तो यात्रा चल रही है, कहाँ कौन रोक रहा है यात्रा को? यात्रा को कौन मना कर रहा है? अब ये तो प्रतिक्रियाएं पक्ष विपक्ष की होती हैं। यात्राएं चल रही है, कौन रोक रहा है यात्रा को? यात्रा चल रही है, यात्रा चल रही है। उमवीर तोमर जी, ये जो स्थितियां बन रही हैं, खास तौर से गठबंधन को लेकर, राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसी राज्य में जाते हैं बवाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल में ममता जी ने पल्ला झाड़ लिया, बिहार में नीतीश जी छोड़ के चले गए आपको, झारखंड में पूरा दल संकट में है, यूपी में अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमको तो न्याय यात्रा का न्योता ही नहीं मिला। तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर कोई आपका सहयोगी दल दिल तो मिलाना चाहता लेकिन सीट देना नहीं चाहता आपको? असल में राहुल गांधी जी की यात्रा अद्वितीय यात्रा है। देश में इतने सुख साधनों के बीच पला एक नौजवान नेता जिस इरादे के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकला और जितने घोर जाड़े में, कपकपी के दिनों में टी शर्ट पहन के जब वो सड़कों पे आया तो उसने कहा कि मेरे देश के लोगों के पास पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, इसलिए मैं पूरी ठंड में टी शर्ट पहन के निकला हूं। जहां तक प्रतिरोध का सवाल है, इतिहास के पन्ने पलटो, जब भी कोई बड़े अभियान के लिए नेता निकला है, गांधी से लेकर के आज तक प्रतिरोध की स्थितियां सदैव बनी हैं, लेकिन प्रतिरोध की स्थितियां उस शानदार युवा नेता के कदम नहीं रोक पाई और ना कदम रोक पाएगी। जहां तक सीटों का सवाल है, प्रतिरोध का सवाल है, बंगाल में मैं माफी के साथ कहता हूं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूं, लेकिन जिस तरह की सत्ता की शक्ति विपक्ष के नेताओं को चाहे सीधे डराती है चाहे पीठ पीछे डराती है, कोई पार्टी ऐसा नहीं विपक्ष की सत्ता जहां है जहां उनके नेताओं के, दूसरे दर्जे के नेताओं को डरा के, धमका के, झूठे इल्जामात लगा करके जेल ना भेजा गया हो, तो निश्चित तौर पर कि आप कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान पर डर हावी हो रहा है। एक आखिरी रिएक्शन आपका लेते हैं, फिर जनता के बीच जाएंगे। बताइए कि सहयोगी दलों के डर की बात करें, हालांकि आप लोगों ने भी हाथ खींच लिया, गठबंधन के साथ ही, लेकिन कह रहे हैं कि पंजाब में अकेले लड़ जाएंगे हम। देखिए, जो गठबंधन की बात है, हम लोग ईमानदारी से गठबंधन के साथ है। हमारा एक मकसद जो है इस समय जो देश की राजनीति में है, जो देश की राजनीति में आज केंद्र सरकार है, जो एक तानाशाही सरकार है, एक सांप्रदायिक सरकार है, हम लोग उसे हटाने के लिए एकजुट है पूर्णतः। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में हम लोग एक विशेष रणनीति के तहत हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम लोग, मैं कहता हूं, के पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर हैदराबाद से है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो इस वक्त रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। तो एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आ रही है। हैदराबाद से बड़ी खबर है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं वो रांची रवाना हो रहे हैं और हैदराबाद से रांची के लिए वो रवाना हो रहे हैं। आपको बता दें कि 5 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है। चंपई सोरेन ने कहा था कि हम 5 तारीख को फ्लोर टेस्ट साबित कर देंगे और अब ये तस्वीर सामने आ रही है। बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद से जो विधायक हैं वो रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। एयरपोर्ट ये विधायक सभी पहुंच गए हैं और ये पूरी तस्वीर है। और सीधे रुक करते अपने सहयोगी निधि का। निधि, क्या तस्वीरें हैं? क्या सभी विधायक इस वक्त रवाना हो रहे हैं रांची के लिए?
बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें मैं आपको उस बस की दिखा रही हूँ एबीपी न्यूज पर। वो बस जिसमें 36 विधायक हैदराबाद में रुके थे, 2 दिन रिसोर्ट में रुकने के बाद आज वापस रांची के लिए रवाना हो रहे। चूंकि कल फ्लोर टेस्ट है, विश्वास मत हासिल करना है, लेकिन उससे पहले ये वो आपको विधायक नजर आएंगे और फ्रंट सीट पर आपको बन्ना गुप्ता नजर आएंगे जो कि सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर उस बस की। इस बस को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ लाया गया है, एयरपोर्ट भी बदला गया है ताकि सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। और इन सब के हाथ में एयर टिकट है, ये देखिए आपको हाथ में टिकट नजर आएंगे। और वो विधायक हैं जो पिछले 2 दिन से रिसोर्ट में रुके थे। इनमें से कई ऐसे हैं जो नाराज बताए जा रहे थे, कई ऐसे हैं जो सुरक्षा इंतजामात और जो यहाँ व्यवस्था की गई थी उससे भी खुश नहीं थे। बहरहाल 2 दिन का इनका यहाँ पॉलिटिक्स, रिसोर्ट पॉलिटिक्स जो है वो खत्म होता है और यहाँ से अब इनको कल यानी 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में विश्वास मत हासिल करना है चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के सामने। और ये आपके सामने तस्वीरें है उस बस की। हालांकि यहाँ कड़ी सुरक्षा है। हैदराबाद के शमशाबाद के आरजीआई एयरपोर्ट पर आपको हैदराबाद पुलिस नजर आएगी, सीआईएसएफ के जवान नजर आएंगे। मीडिया कर्मियों को इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से पहरेदारी के बीच 2 दिन वो विधायक यहाँ रहे हैं जो रिसोर्ट से बाहर एक कदम उनको नहीं रखने दिया गया। और हालांकि इस बीच में आपको बता दें कि कई ऐसे तेलंगाना सरकार में जो मंत्री हैं वो इनसे मिलने भी आए विधायकों से, जिसमें पूनम प्रभाकर जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। इसके अलावा कई ऐसे विधायक हैं जो इन विधायकों से मिलने जरूर पहुंचे थे, लेकिन इनको बाहर नहीं जाने दिया गया। इनकी तरफ से कोशिश जरूर की गई कि हम रिसोर्ट से बाहर निकले, घूमे फिरे, लेकिन इनको सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनको नहीं जाने दिया गया। बहरहाल 6 बजे के आसपास ये यहाँ से बोट करेंगे रांची के लिए। और ये आपको देखिए तस्वीरें, यहाँ धीरे धीरे करके अब एक एक करके आपको विधायक नजर आएंगे नीचे की तरफ। लेकिन बिल्कुल ये तस्वीर है जो बताती है कि किस तरीके से विधायकों को महफूज रखना जरूरी था ताकि सरकार बिल्कुल निधि, तो आप नजरें बनाए रखिएगा। और ये तस्वीरें बताती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मिशन रिजॉर्ट था वो फिलहाल सफल होता हुआ नजर आ रहा है। सारे विधायक रवाना हो रहे हैं रांची के लिए और कल फ्लोर टेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया निधि आपका। कौन बनेगा प्रधानमंत्री की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं जनता जनार्दन का और ये समझते हैं कि आखिर ये जो गन्ना बेल्ट है इसकी मिठास किसे मिलेगी और यहां से कौन बनेगा प्रधानमंत्री। बताइए कि ये जो चीनी का कटोरा है किसको मिठास देने जा रहा है? 1 मिनट देनी पड़ेगी आपको। एक वोट दीजिएगा, समय कम है। सभी को नमस्ते। हमारे पास नीति है, नीयत है, नेता है और विजन है। और इस गठबंधन के पास एक खाली बिना ट्यूब का टेलीविजन है। और मोदी है तो मुमकिन है और मोदी के नेतृत्व में ही ये देश आगे बढ़ रहा है। आपकी किसको मिलेगा यहाँ से विजय तिलक? दोनों में संघर्ष होगा, लोकदल में और बीजेपी में। हाँ, क्या कांग्रेस लड़ाई में नहीं है क्या? देखिए, कांग्रेस लड़ाई में है और आप देख रहे हैं 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की थी और अब भी वो यात्रा पे हैं। और गांधी जी ने भी जब भारत आज़ाद हुआ था तब इसी तरह से यात्रा से की थी और तब देश आज़ाद हुआ था। आज इस यात्रा से हम माने तो ये देश आज़ाद होगा। गांधी जी के साथ तो देश की जनता दिया, तो साथ ही साथ नहीं दे रहे हैं। कौन? आपके गठबंधन के साथ ही साथ छोड़ रहे हैं। देखे, गठबंधन की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी गठबंधन किए हुए हैं और उनके भी कई लोग, अकाली दल जैसे लोग पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये तो चलता रहेगा। लोगों से और एक्चुअली आपके पास आएंगे, कुछ और लोगों से बात करते। देखिए, पगड़ी और साफे की लड़ाई होती है, तो यहाँ पर किसकी पगड़ी बुलंद होगी? पंडित सुभाष नाम बोलूं? बताइए कौन यहाँ से जीतने जा रहा है? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो आजकल कार्य कर रहे हैं, मोदी जी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत ठीक है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और चिकित्सा के लिए बहुत अच्छा काम किया है और जनता भी यही चाहती है। और क्षेत्रीय पार्टियों का जो भी आपस में तालमेल बन रहा है वो भी एक ठीक है, क्योंकि जनता की इस क्षेत्र की तो 2 ही मांग है, रोजगार और गन्ना भुगतान। और ये धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि भाई प्रधानमंत्री अपने मोदी जी इसी तरह सुचारू काम करते रहें और जनता भी सहयोग करे। ठीक है, जनता सहयोग करे। ये बताए दादा कि किसको यहाँ से बागपत का समर्थन मिलेगा? बागपत के लोकदल को मिलेगा।
चौधरी चरण सिंह जी की विरासत आगे बढ़ाएंगे? उसकी आगे बढ़ेगी ये। वो लोग तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। कोई नहीं, यहाँ ना आज तक गन्ने का पेमेंट हुआ, ना आज तक किसी को रोजगार मिला, ना कोई काम हो रहा। ठीक है, गन्ने का पेमेंट मुद्दा है क्या? गन्ने का पेमेंट अभी नहीं हुआ है और यहाँ की जनता को सबसे बड़ी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा मोदी के राज में मिली है, इससे पहले सुरक्षा नहीं मिली। तो क्या बागपत मोदी में हो गया है क्या? हाँ, बागपत मोदी में है। हाँ, अगर जयंत लड़ेगा तो जयंत जीतेगा। मतलब ईमानदारी दो तरफा है। हाँ, ये बात पक्की है। अगर जयंत लड़ेगा इस सीट से तो जयंत जीतेगा, और नहीं तो और किसी का कोई। ये एक अलग चीज है कि पसंद प्रधानमंत्री, लेकिन ये जयंत लड़ेगा तो जयंत जीतेंगे। क्या मन में चल रहा है यहाँ पर? मन में जयंत चौधरी चल रहा जी। ना ही पेमेंट हो रहा। 2014 तक प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं और भाषण में देकर रैली में कहते हैं कि 14 दिन में पेमेंट होगा। पिछली साल का पेमेंट कई 100 करोड़ रुपए मलकपुर मिल का रुका हुआ है, आज लोग नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर एक तो गन्ना भुगतान का मुद्दा है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? एक तो यहाँ से इन्होंने बात की नियत और नीति की, नियत और नीति, और भाई ने बात की रोजगार की। रोजगार 2014 में 5.41 था, अभी 8.40 चला गया। तो रोजगार है कहाँ? ये रोजगार वहाँ पे या BCCI का अध्यक्ष बना दिया। क्रिकेट की ABCD जानते हैं? नहीं जानते ना। रोजगार सिर्फ वहाँ पे, हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। कहाँ गई रोजगारी? हमारा जो मेन। साहब सिंह जी, जनता आंकड़े लेकर बैठी, आपके पास आएंगे, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए और क्या मुद्दे हैं बागपत? यहाँ सब सुरक्षित है। महिलाओं की जो है ना, दिन में जो है ना चैन खींची जाती थी, तो कैसे सुरक्षा है? निकल सकता है। यहाँ सब सुरक्षित है। और अब की बार भी डॉक्टर सत्यपाल सिंह जीतेंगे और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी। क्यों चौधरी चरण सिंह जी की विरासत यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगी? मोदी जी की सरकार में जो है सबका साथ, सबका विकास, और सबका विकास हो रहा है। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, सबका विकास हो रहा है और सबको सुरक्षा मिल रही है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने और प्रधानमंत्री मोदी जी बने। ठीक है, और कुछ मुद्दे समझ लेते हैं। और बताएं यहाँ पर क्या मुद्दे हैं? नहीं बोलेंगे क्या? किस मुद्दे पे वोटिंग होगी दादा यहाँ? मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, जो मेहमान है उनका रुख कर लेते हैं। तस्वीर साफ है, लेकिन साहब सिंह जी, ये जो तस्वीर बन रही है यहाँ पर, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप लोग गन्ना भुगतान की बात तो करते हैं, लेकिन सब कह रहे हैं भुगतान हो ही नहीं रहा। अवधेश जी, ऐसा है, चौधरी चरण सिंह तो सर्वमान्य नेता हैं, सब दल उन्हें मानते हैं। उन्होंने किसान के लिए, गरीब के लिए, गांव के लिए लड़ाई लड़ी। चौधरी साहब तो सर्वमान्य नेता हैं, उनके की तो बात अलग है। जहाँ तक सवाल है, हम लोग ग्रामीण परिवेश के लोग हैं और जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं ले राम का नाम। तो हम जो है, अभी जो है राम मंदिर बना है, तो अभी जो है जय श्री राम जो है सब उसमें जो है शामिल है। जय श्री राम का सब जो है वो करते हैं। जहाँ तक सवाल है गन्ने का, ये ठीक बात है कि हमारा ये गन्ना क्षेत्र है। हमारी जो बुनियादी यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं वो गन्ने से पूरी होती हैं। और इसमें निश्चित मैं स्वीकार करता हूँ कि ये जो मलकपुर शुगर मिल है, जब से ये लगा है तब से ये किसानों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये 1 साल का गन्ना का पेमेंट अगले साल देता है। जब से ये मिल लगा तब। तो इस मुसीबत में फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं साथ मिलेगा? इसके लिए जो है प्रयासरत है, सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। मेरी पिछले दिनों गन्ना मंत्री से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। इसके लिए योजना बननी है और किसानों का भुगतान कराया जाएगा। सरकार इसके लिए बिल्कुल अडामेंट। ठीक है, प्रतिबद्ध। लेकिन देखिए, ओमवीर जी ये कह रहे हैं कि राम का नाम महत्वपूर्ण है और राम के नाम पर क्या सियासत हुई, आपकी पार्टी ने जाने से मना भी वहां कर दिया था। तो आप मानते हैं कि न्याय यात्रा में एक तरफ आपके साथी ये साथ नहीं दे रहे, दूसरी तरफ राम नाम का साथ आप लोगों ने छोड़ा, तो मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, राम के नाम पर किसी को असहमति नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन माफ करना, जो गांव का गरीब बीमार है, जिसकी बेटी की शादी होने वाली है, जिसके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, जब उनके पास साधन नहीं है तो वो सबसे पहले राम को याद करेगा या अपने बच्चे के भविष्य के निर्माण की कल्पना करेगा, या वो अपने बीमार परिवार को इलाज के लिए पहले। लेकिन राम को काल्पनिक आप लोगों ने बताया था, तो उस वक्त मिलता था क्या ये सब? राम को मैं काल्पनिक नहीं मानता हूं, राम को मैं काल्पनिक नहीं मानता हूं, लेकिन राम के प्रति आस्था का यह मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए जनता के बीच एक बार जान लेते हैं कि राम मुद्दा है क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बागपत में राम मुद्दा है? राम बहुत बड़ा मुद्दा है। राम ने तो बेड़ा पार कर दिया, भाजपा जीत जाएगी और 25% वोट पहले राम के प्राण प्रतिशत बढ़ चुकी।
और पूरा जो सनातन धर्म है, हिंदू समाज है भारत में 80% हिंदू है और वो एकजुट हो चुके। ठीक है, चलिए इधर थोड़ा राय जान लेते हैं। क्या ये बताएं कि क्या मुद्दा है बागपत में? बागपत का एक सटीक सा वो कोई मुद्दा नहीं है, एक तरफा लड़ाई है। जो जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन में और मेडिकल में और साथ ही साथ जो रात को हमारी बहन बेटियां अकेले घूमती है, मैं भी कई प्रदेशों में भी मेरा दौरा हुआ है, तो वहाँ रातों रात पहले हम डरते थे कि हम पैसा लेते थे बैंक से, हमारे पीछे 4 लोग लग जाते थे, और लब जिहाज से लगा करके हमारी संस्कृति को अगर जीवित किया है तो इस पार्टी ने, इस प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम ये चाहते हैं, ये तमाम मुद्दे, सुरक्षा का मुद्दा बार बार आ रहा है, महिला सुरक्षा है। नमस्कार सर, मेरा नाम नीतू सिंह वर्मा है और मैं यहाँ पे अपने कुछ विचार प्रकट करने के लिए आई हूँ। पहली बात तो ये है कि जो योगी और मोदी जी के आने से सबसे पहला तो सबको ही पता है कि महिला जो सुरक्षा है उसमें अप्रतिम कहते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले हम लोग कभी खुले में नहीं घूम सकते थे, शाम को नहीं जा सकते थे, लेकिन आज तो हम खुलेआम जाते हैं, ठीक है। और पहले हम लोगों का जितना सेफ्टी का पर्पस था वो सारा का सारा पेरेंट्स सोचते थे कि बाहर निकले तो पता नहीं वापस आएंगे नहीं या मोलेस्टिंग होगी नहीं, पर आज ये है कि सबको पता है कि योगी जी का जो बुलडोजर, आप लोग सुरक्षित महसूस करें। दादा ये बताइए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कौन है बागपत के मन में? राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी बनेगा। बागपत ने 70 साल राज किया, 70 साल की कमाई भाजपा ने 10 साल में खाई, ना उनके घर में लुगाई। और जयंत चौधरी? जयंत चौधरी जो खानदानी नेता है, जितना का जनता टिकट मिलती है। ठीक है दादा, कौन है यहाँ के बागपत के मन में? भाई पॉलिटिकल वातावरण तो राहुल गांधी जी पैदा कर रहे हैं पूरे उसमें। पर उनके तो साथ ही साथ छोड़ रहे हैं, कैसे हो गए? किनके? राहुल गांधी जी। कोई साथ नहीं छोड़ रहा, कौन साथ छोड़ जाएगा? राजनीति में तो यही करें, विरोध तो होते रहे। ठीक, बताइए। हाँ जी, कौन है बागपत? सत्यपाल सिंह है, चारों तरफ रोड है, मलाई सी चिकनी सड़कें है, सुरक्षा की भावना है पूरी। रात को 12 बजे कई करोड़ लेकर घूम लो और नु बताओ इसमें रुपये कोई खोसने वाला नहीं। चारों तरफ जो है, आज यहाँ तो ऐसे थे राहुल गांधी तो बावड़ा आदमी। नहीं, थोड़ा भाषा की मर्यादा रखिए, उस पर आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या मुद्दे हैं बागपत में? बागपत में सबसे बड़ा मुद्दा तो आवारा पशु का है, और दूसरा मुद्दा है आपका यहाँ से रोजगार का। ना रोजगार है, ना आवारा पशु पे कोई ध्यान दे रहा है गवर्नमेंट। ये समाजवादी पार्टी मुद्दा बार बार उठाती है। और क्या मसले हैं मन में? हाँ जी, बागपत से कौन प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी। क्यों? बढ़िया सिस्टम है, सुकून से रह रहे, और क्या चाहिए, बढ़िया रोड है। पर राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि न्याय हम करेंगे। न्याय तो हुआ लिया, पर जैसा पहले हुआ है सही आगे होगा। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि सियासी प्रतिक्रियाएं लेंगे। ये बताइए कि ये तमाम बातें आपने सुन ली, गन्ना बेल्ट है, किसको मिठास मिलेगी यहाँ से? माननीय पत्रकार महोदय, यहाँ से मिठास नरेंद्र मोदी जी के एनडीए घटक दल मिलेगी, क्योंकि कारण 10 साल पहले 2014 से पहले हमारे गड्ढों में सड़कें थी, कोई हमारा सूद नहीं लेता था। अखबारों में यह विज्ञापन आता कि रईस अपनी माँ को, अपनी दादी को हेलीकॉप्टर से लेकर चला गया। लेकिन आज एनडीए के नेतृत्व में पूरे बागपत जिले में, पूरे पश्चिम में सड़कों का कंस्ट्रक्शन खड़ा है। हर जगह मेडिकल कॉलेज है, हर जगह केंद्रीय विद्यालय है, हर 25 किलोमीटर पर स्पोर्ट्स स्टेडियम है। सारी सुविधाएं युवाओं के लिए है, युवा केंद्र खेलों के लिए करे जा रहे हैं। हर सारी जो जरूरतें हैं वो सब जरूरतों को नरेंद्र मोदी जी ध्यान में रख के कर रहे हैं। और रही गन्ने की बात, गन्ना जो इशू है वो किसकी देना? चौधरी अजीत सिंह की देना। उनकी मलकपुर मिल खिलवाई हुई थी। हमारी तो सरकार है, नरेंद्र मोदी और योगी जी गन्ने का पेमेंट को निवारण करवाने जा रही है। विश्वास चौधरी जी, ये जो विरासत है, चाहे हम चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, फिर उसके बाद अजीत सिंह जी की बात करें, अब जयंत जी हैं, इसमें नरेंद्र मोदी की बात ज्यादा हो रही, चिंता नहीं बढ़ती इससे आप लोगों की? चिंता तो लोकदल के जहन में नहीं है। चौधरी चरण सिंह के विचारों से जुड़े लोगों का चिंता से कोई वास्ता ही नहीं है। पर यहाँ आपने देख लिया कितने लोग नाम ले रहे हैं जयंत जी का? देखिए, यहाँ लिमिटेड लोग बैठे हैं, यहाँ पूरा जनपद या पूरी लोकसभा नहीं बैठी। और ये एक विशालता की बात बताते हैं। मेरे जो साथी भाई सामने बैठे हैं वो भाजपा से संबंधित मुझे लगते हैं, शर्मा जी, वह भी अपने विचारों में चौधरी अजीत सिंह के अपने विचारों में चौधरी अजीत सिंह को रखते हैं। इतना विशाल नेतृत्व यहाँ चौधरी चरण सिंह के परिवार ने दिया है, जानते हैं। इसके अलावा मेरे बराबर में जो साहब खड़े हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे बड़े हैं, उन्होंने अपनी बात में कहा कि चौधरी चरण सिंह सभी दलों के सर्वमान्य नेता हैं।
अगर ये ईमानदारी से ये सत्तारूढ़ दल मानता है तो भारत रत्न अपनी पार्टी के मेंबर को क्यों देता है, चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं देता है, भारत देश मांगता है। ये एक बड़ा सवाल है। बागपत में सवाल तो बनता है कि चौधरी चरण सिंह जी को फिर भारत रत्न क्यों निकल, आडवाणी जी को मिला, कर्पूरी जी को मिला बिहार में। देखिए बात बिल्कुल ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी का जो योगदान रहा है किसान गांव गरीब के लिए, जो उन्होंने मेहनत की है, तपस्या की है, वो एक आदर्श पुरुष थे। तो क्या किसान को भारत रत्न नहीं मिल सकता? नहीं, उन्हें मिलना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं अपनी पार्टी से मांग करूंगा कि जो है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं इस बात की अपनी पार्टी में बात करूंगा, पार्टी से भी इस बात के लिए मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए जनता से भी राय लेते हैं। क्या ये जो बात हो रही है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, पक्ष लेते? एक बात कहना चाह रहा हूँ, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे आज तक मोदी 2 फूल चढ़ाने नहीं आया 23 दिसंबर पे। बताओ भाई कि ये दे देंगे इशारा रत्न कहाँ से दे देंगे ये लोग। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे थे मगर 10 साल हो लीजिए आज तक नहीं दिखे मोदी जी, कोई काम का इसमें वो नहीं किया। भाई ये कह रहे हैं ना गड्ढे में वो होगी, ये टोल रख दिया, बागपत वाले पर रख दिया, 4 लेन रहे नहीं 2 लेन की, वहाँ टोल लगा दिया, यहाँ टोल लगा दिया। सड़क ही 2 साल भर हुई नहीं, वहाँ टूटी 10 जगह से। सिसाड़े में देखो जाके, जो ये कह रहे हैं भाई ये हो गया ये हो गया, उसने 32 टोल लगा दिया। इतना किराया भी नहीं लगता जितना टोल लगा गाड़ी पे, बहुत नहीं लगा दिया। जो आदमी पैदा होता है जब 63,000 रुपये का वो था कर्जा एक बच्चे, मतलब सड़क गड़बड़ है, टोल बहुत। अब जाए 1,40,000 रुपये कर्जा होता है जो बच्चा पैदा होता है, इतना हमारे यहाँ से वो हो गया है। ये चौधरी चरण जी का सम्मान भी मुद्दा है क्या यहाँ? चौधरी चरण सिंह का तो सब सम्मान करते हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें आई पहले, और जो बड़ौद से दिल्ली जाना, शामली से दिल्ली जाना, सबके दम में हो गए। कोई आदमी दिल्ली नहीं जा सका बीमारी में अपने बच्चों को लेके। ये सतपाल सिंह की, गडकरी जी की, मोदी जी की ये मेहरबानी है जो आदमी रिड़कता फिर रहा है। मुद्दा है क्या ये जो बातें कह रहे, सड़क वाला मसला और भारत रत्न का जो मुद्दा उठाया है? भारत रत्न अगर चौधरी साहब को देगी तो भाजपा ही देगी, कांग्रेस ने नहीं दिया अब तक। अगर भारत रत्न देगी तो भाजपा ही देगी, नरेंद्र मोदी जी देंगे। मुद्दा केवल मोदी है, योगी है। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी। अगर भारत रत्न वाली जो बात है, जब हमारे माननीय अजीत सिंह चौधरी 3 बार कैबिनेट के मंत्री रह चुके, जब उन्होंने डिमांड नहीं करी तो अब प्रयास कर रहे हैं बीजेपी उनको भारत रत्न देगी। हम भी मांग करेंगे। ये भी बात है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जी। सर सबके विचार अपने जगह ठीक है, लेकिन एक युवा होने के नाते और एक शिक्षक छात्र होने के नाते 2 पंक्तियां कहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अब सर बात यह है कि 5 साल से उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में वैकेंसी नहीं आई। अब सड़कें हैं, हाईवे है, अच्छी बात है, लेकिन हाईवे पे चलने के लिए गाड़ी खरीदनी होती है, वो रोजगार से आएगी सर। शिक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 5 मुद्दे हैं। इस पे जो भी काम करें और जो आप कौन करेगा, किसका लगता है आपको? सर अगर यहाँ पे बात देखी जाए तो क्षेत्र के अनुसार जो है चौधरी जयंत को हम जिताने की जयंत चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? भारत रत्न मुद्दा है जी, भारत रत्न। इनसे नो पूछो सबसे पहले कि जो उनसे भाई ये बता रहे थे ना, भाई खड़ो 1 मिनट। कोई बात नहीं, आप अपना सवाल पूछिए। बता रोजगार वाली बात बता रहे थे भाई, थारी सरकार में गुंडा राज 5 लाख रुपए देते भर्ती हो जावे। मारी में जो पढ़ेगा भर्ती होगा, नहीं होने का नहीं, चाहे वो हम हो, ठीक है भाई। और रही बात आगे व्यवस्थाओं की, 5 योजना हम गिनवा में, तुम 2 गिनवाओ अपने खड़े हो गए, एक बार गिनवाओ। थारे राज में 70 साल में 2 योजना गिनवा खड़ा हो गए, हम 6 गिनवा देंगे। ठीक है, चलिए व्यक्तिगत नहीं होते, अब जवाब ले लेते हैं। ये मामला तो देखिए है, ये बात उठ रही है कि बेसिक शिक्षा विभाग का जो मसला आया, रोजगार नहीं होगा तो फिर गाड़ी कहां से खरीदेंगे? आप कितनी भी रोड बनवा दीजिए। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं सबसे मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग जो है बात सुनो, जिससे जो है सवाल पूछा जाए वो अपना सवाल रखे, लेकिन जो है आपस में मतलब जो है शांति बनाए रखो। यहाँ हमारी जो गरिमा है जिले की, इस इलाके की, उसे कम से कम जो है आप लोग उसका ख्याल रखें। आपस में मुबासा मत करो और जो है गलत तौर तरीका को इख्तियार न करें। जहाँ तक सवाल है रोजगार का, रोजगार के लिए बराबर सरकार में प्रयास हो रहे हैं। पुलिस में भर्ती हो रही है, बेसिक शिक्षा में भी भर्ती हुई है, हर विभाग में भर्ती हो रही है। ऐसा नहीं है, अभी रोजगार मेले लग रहे हैं, रोजगार मेले के जरिए से लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है। तो रोजगार के सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, रोजगार बढ़ाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार की समस्या वो जनता को समझ में। लेकिन सोमेंद्र जी, अब जो ये पूरी
हाँ बिल्कुल, पूरी जो बातचीत हो रही है, मेरा सवाल ये है कि आप लोग भी ताल ठोक रहे हैं और लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो 0.38% वोट मिला आपको। तो यूपी में आप क्या स्थिति देख रहे हैं और पूरे देश में क्या स्थिति देख रहे हैं? विधानसभा की स्थिति मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली राष्ट्रीय पार्टी है। पिछले 10 सालों के अंदर अंदर वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है। 2 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, 160 से ज्यादा विधायक है, 10 हमारे राज्यसभा सदस्य। ये तो आपके विधानसभा चुनाव का, क्योंकि आम आदमी पार्टी बुनियादी मुद्दों की राजनीति करती है और सामने से जो जनता के प्रश्न आ रहे थे उसमें बुनियादी मुद्दों के काफी प्रश्न थे, मैं उन्हीं पे बोलना। लेकिन दिल्ली में कहां चले गए बुनियादी मुद्दे? बुनियादी मुद्दे दिल्ली में क्या? दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सुरक्षा, बिजली, पानी, खेती किसानी की जो राजनीति दिल्ली की सरकार ने की है, उस मिसाल आजादी के बाद तक नहीं की। यहाँ जो गन्ना किसानों की बात हुई है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पिछले 3 सालों में इस बार केवल 20 रुपए गन्ना का मूल्य बढ़ाया, केवल 20 बार। चुनावी वर्ष में 20 रुपए बढ़ाया और आगे 2027 तक नहीं बढ़ाएंगे। गन्ना पेमेंट आज तक नहीं हुआ, ये बता रहे हैं जो यहाँ पे बताया है। गन्ने की जो मिठास है, वो गन्ने का यहाँ का किसान है, वो भूखमरी की कगार पर है। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जितनी केंद्र सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। लेकिन जिस तरीके के आरोपों में आपकी पूरी दिल्ली की कैबिनेट फंसी है, मुख्यमंत्री सहित, क्या जनता भरोसा कर पाएगी? देखिए जनता क्या, मैं कहना चाहते हैं, बीजेपी के समर्थक बैठे आदरणीय साहब सिंह जी भी हैं। जब 2014 में इस देश की मिट्टी मोदी मोदी करती थी, तब 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 70 में से 67 ली और हमने बीजेपी को एक बार नहीं 4 बार हराया है। एमसीडी के चुनाव में हराया है, 3 बार विधानसभा के चुनाव में हराया है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पे भरोसा करती है, केजरीवाल पे भरोसा करती है। एक बात रोजगार की आई, मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे राजनीति में तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करते थे, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं उनके राज में, उनके शासनकाल में 10 करोड़ जो है जो लोग हैं वो बेरोजगार हुए हैं। जो उनके अभी यहाँ नारी सुरक्षा की, जो सुरक्षा की भी बात आ रही है, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं बताता हूँ, यदि आप कह रहे हैं क्राइम खत्म हो गया है, तो जो 800 की संख्या वाली जेल है उसमें 2100 कैदी क्यों भर्ती है? क्यों? आप देखें जो भी थाने में छेड़छाड़ की और जितनी उन्नाव की घटनाएं, मुरादाबाद की घटनाएं, बुलंदशहर की घटनाएं, कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ योगी जी बातों में, इसमें बुलडोजर चलाने से तमाम मुद्दे हैं। लेकिन जो जेलों के ओवरलोड होने की बात आप कर रहे हैं, तो 2011 से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में जो जेल हैं वो क्षमता से बहुत ज्यादा कैदियों को रख रही हैं। मोहम्मद बाबर गाजी जुड़ गए हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी एसबीएसपी के। गाजी साहब, ये बताइए कि जैसे आप यहाँ देर से आए हैं, इसी देरी लोकसभा में तो नहीं हो जाएगी? मैं माफ़ी चाहूँगा, और देरी के आने की वजह रही है कि जाम में फंस गया था। सड़कें तो चौड़ी चौड़ी हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। सड़कें चौड़ी हैं, विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का जो विकास हो रहा है, गाड़ियां जो चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है सड़कों पर कहीं ना कहीं जाम रहेगा। लोगों के पास पैसा है, जब पैसा होगा तो गाड़ी ली जाएगी, जब गाड़ी होगी तो फिर वो जाम भी लगेगा। साफ बात ये नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हुआ है, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि लोग सब। ये बताइए, न्याय यात्रा से कुछ खतरा है आप लोगों को? राहुल गांधी चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुश्किलें बढ़ेंगी? देखेंगे, न्याय यात्रा जो आज वो निकाल रहे हैं, 70 साल उनके हाथ में सत्ता रही है, तब नहीं उन्होंने न्याय यात्रा के बारे में सोचा, तब नहीं सोचा उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए। 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विपक्ष को याद आ गया कि आज सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। क्यों? ये नारा 70 साल से समझ में नहीं आ रहा था कांग्रेस को। तो मैं अपने समाज की बात करता हूं कि मुस्लिम समाज को जो आज़ादी से पहले 38% नौकरियों में था, 0.1% पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये विकास है कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है, और उसमें मुसलमानों की, और जो आप एजुकेशन की बात करें, कि आवास योजना की बात करें, तो बराबरी का हक अधिकार देने का काम किया है। ठीक है, बराबरी का हक मिल रहा है। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी चरण में है। ये बताइए कि बागपत में कौन कौन से मुद्दे अहम है? केवल चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, भाजपा के काम, या कांग्रेस की न्याय यात्रा? क्या है मन में? सर, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ विकास का है, और 2 बात हैं, क्या किया है और क्या करेंगे। आप बागपत लोकसभा की पिछले 10 साल की विकास नीतियाँ देख लें, और हमारे सांसद जी का आने वाले योजना में उनकी नीतियाँ क्या हैं। ऐसे ही आप अगर प्रश्न विपक्ष से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या मुद्दे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा तो हम किसान आदमी हैं, और यहाँ पे जो फसल वगैरह हम बोते हैं, दिन में तो उनकी सिंचाई वगैरह करो, और रात में जो आवारा पशु है उनकी देख रेख करो, ये है। और जो खाद बीज वगैरह है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। मतलब किसानों की समस्या। और क्या मुद्दे हैं? भाजपा की सरकार में केवल एक का विकास हुआ, अडानी, अडानी और अडानी। देश लूट दिया। 5 साल रुक जाओ, अगर यहीं झाड़ू ना मारे तो मुझे बता दियो
अडानी की फौज बनेगी 16 साल का अग्निवीर, 21 साल में डर बैठे गुरु आ जा अपने, और 16 साल का बालक कोचिंग में जा लग रहा, उसे तुम रोक रहे। 16 साल को सरहद पे भेज दिया, भाई गोली लेके खड़ा हो जाए बंदूक लेके, और 21 साल का उल्टा भेज दिया। मेरा एक भाइयों से पढ़ते हैं नौजवानों से, 21 साल का बॉर्डर पर जगह शहीद हो गया, सीधा दर्जा नहीं मिला। दादा कुछ बोला चल रहे हैं जी। ये क्षेत्र जो है, जो सड़क की बात उसकी कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है किसानों का क्षेत्र है। यहाँ चौधरी अजीत सिंह ने, चौधरी चरण सिंह के टाइम से लेकर अब तक नहर पटड़ी पर कोई चल नहीं सका था। नहर पर कोई चलना सिखाया इन किसानों को, किस नहर पटड़ी पक्की करवाई, हर गांव में सड़क पहुँचाई। बागपत जिले का हर गांव 4 घरों का है पक्की सड़क चौधरी अजीत सिंह की बनवाई है। इन्हें इस सांसद ने एक सड़क जो गांव की बनवाई हो तो मुझे सड़क बनवाई, टोल लगवा दिए, बिना टोल का सड़क बनेगी। जब टोल लग गया, आप गाड़ी लेते हो, मैं ट्रैक्टर लूँ या गाड़ी लूँ, ट्रैक्टर में कभी टैक्स तब लग गया, जब मैं गाड़ी लूँ तो मेरे पे टैक्स ले लिया जा। तमाम चीजें हैं जी। हमारा दूध 35 रुपए किलो बिके, डबल आई करवा दो, हमारा 60 बिकवा दो। ये जो बट्टे भाजपा वालों पे 60 रुपए किलो, अरे इनकी भैंस खुली थी, इनकी ए यारी इन्हीं में भैंस खुल रही अंत जी, यू है शासन यहाँ। और क्या मसले हैं? देखिए अब 2034 तक तो कोई मुद्दा ही नहीं, बीजेपी रहने वाली है। वो कह रहे हैं ना डबल आई करवा दीजिए, हो नहीं रही है। 2034 से आगे की बात करिए, ये क्या सोचेंगे? 2034 तक घर बैठे हैं। मैं तो 2044 की बात कर रहा हूँ, डबल आई करवा दीजिए कह रहे हैं। देखिए आप, यहाँ जो विकास हुआ है बीजेपी के कारण, 10 साल से लोगों ने आना जाना सीखा, 10 साल से लोगों को सड़कें पता लगा है। उससे पहले तो यही नहीं पता सड़क है कि नहीं। 10 साल पहले चलना नहीं आता था लोगों को। साल पहले पता क्या होता था, रास्ते में कोई गर्भवती महिला गई तो रास्ते में गर्भ हो गया जी। मेरा भाजपा के लोगों से सवाल है, भाजपा कभी भी वोटों से नहीं जीतती, भाजपा जीतती है चंडीगढ़ हर बदले से, जो चंडीगढ़ में हुआ। अब की 24 में भी वही करेंगे क्या? पूछ लो एक बार भाजपा के लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल है कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और केंद्र में सरकार है, एक ऐसा आदत हॉस्पिटल बागपत जिले में नहीं बना कि अगर यहाँ का निवासी कोई सीरियस बीमार हो जाए तो उसकी जान बचाई जाए। कौन बनेगा यहाँ से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोकदल से ही जीत के यहाँ से कैंडिडेट जाएगा। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, खासकर क्षेत्र की, हम देश की विदेश की बात नहीं करते। यहाँ ये गन्ना बेल्ट है और यहाँ का गन्ना किसान है सबसे बड़ा। अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो 9 बीघा में वो गन्ना बोता है, मान्यवर, ये आप मालूम कर लेना। और यहाँ का जो मजदूर है वो भी इस पर आधारित है। क्या कारण है कि 3 साल में 20 रुपये आपने बढ़ाए हैं, फालतू क्यों नहीं बढ़ाया? कितनी महंगाई बढ़ चुकी जब तक, और वो नहीं बना रहे। दूसरे, यहाँ के मील पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के नेता भी बीजेपी के मानते हैं कि गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, और वे कहते हैं, कभी कहते हैं हमने कुर्की के आदेश करा दिए, कभी कुछ कहते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आज तक जो है गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं हुआ? बागपत के मन में कौन है प्रधानमंत्री? तो राहुल बनेगा, ये कितने ही कर लियो कुछ ही। राहुल गांधी बनेगा, ये समझो बन लिया। क्योंकि पर नड्डा जी तो कह रहे हैं अन्याय हो रहा है न्याय यात्रा के साथ। न्याय यात्रा के साथ ये जानबूझकर गड़बड़ी करा रहे हैं। जहाँ यात्रा जाती है वहाँ अपने कुछ गुंडों को लगा देते हैं, जिससे जो है गड़बड़ी हो जाए। चलिए कुछ और, हाँ आप भी अपनी बात पूरी करें। मैं आपको बता दूं, जहाँ तक गन्ने की बात है, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ। केवल एक बागपत जनपद में इन्हें तो केवल एक बागपत जनपद के मील की बात है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की आपको बता रहा हूँ, जितने भी उत्तर प्रदेश के मील हैं सब में जो है टाइम से पेमेंट हो रहा है। और यहीं इस कमिश्नरी की बात करें हम, इस कमिश्नरी में भी कई सारे मिले हैं, उन सब का पेमेंट सब ठीक से हो रहा है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ केवल बागपत में केवल एक मिल है, मलकपुर मिल, जो हमेशा जो है 1 साल के बाद देता है। ये मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये मान रहे हैं कि कुछ दिक्कतें ना। जी, मेरा एक सवाल सोमेंदर जी से है। अभी वो कह रहे थे कि अभी हम 4 बार हम जीत चुके हैं। दिल्ली के अंदर किस तरह से अपराध है वो दिल्ली वासी ही जान सकते हैं, और वहाँ की जो महिलाएं हैं किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही है वो ही बता सकती है। इतना अपराध दिल्ली के अंदर है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बागपत में हमें बता दो, यहाँ पर कोई रेपिस्ट, कोई बलात्कार, एक भी केस नहीं ऐसा आता जो रेपिस्ट हो, ये हो। हमारी बागपत के प्रशासन से सीख लो ना कि काम कैसे करता है।
हमारी बागपत की प्रशासन दिन रात लगी रहती है एक कानून व्यवस्था बनाने के लिए। दिल्ली में भी ऐसा करके दिखाओ ना हम लोग। चलिए उनसे जवाब ले लेंगे। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहे विकास 46 में सड़क कच्ची थी और कोई सड़क यहाँ पक्की नहीं थी, न कोई स्कूल था। दर्जे 2 तक के स्कूल गांव में नहीं थे। यहाँ यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बना जाट कॉलेज। ये किसकी बदौलत बना, किन लोगों ने बनाया, ये भी जानकारी इनसे ले लो। इन्हीं में पढ़ के ये आज बोलने लायक है। ये किसने बनाए थे ये कॉलेज, ये बताओ। ये हो सकता है ना बताएं, आप ही बता दीजिए। ये चौधरी चरण सिंह की वजह से बने सब चीजें यहाँ। और पूरे प्रदेश के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं था जितना विकास इस जिले का किया केवल एजुकेशन के जरिए। सन 70 तक यहाँ प्रत्येक 5वें मील पर एक इंटर कॉलेज खड़ा था। ये कहाँ थे उस समय, कहीं थे तो बताओ। पेमेंट की बात सुनिए, वो भाई कह रहे थे कि मलकपुर के अलावा सबने पेमेंट कर दिया। शामिलीन कर दिया क्या? अरे शामिलीन कर दिया क्या? बता, पिछले साल का भी रुका हुआ है। कुछ और सवाल है वो ले लेते हैं। जी बताइए। जैसा ये बोलते हैं, मेरा नाम सोनपाल है, मैं गांव जोड़ी का प्रधान हूँ। और जैसा ये बोलते हैं कि नुको भाई बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है। हमारे यहाँ से खेलो इंडिया का सही का सेंटर था पहले, खेलो इंडिया का है जब से मोदी जी आए। और वहाँ पे 14 साल के 12 13 साल के बोझ में भर्ती होकर जाते हैं। आप कहते हैं उनको बेरोजगारी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि तस्वीर बदल रही है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और बागपत में हमने जानने की कोशिश की कि क्या माहौल है 2024 को लेकर। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बागपत की जनता का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। तो कुल मिलाकर किसानों की बात हो रही है, कानून व्यवस्था की बात हो रही है, गन्ने की बात हो रही है और न्याय यात्रा के साथ ही साथ नेताओं के जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व उसकी बात हो रही है। और आप ये समझ पा रहे होंगे कि बागपत के मन में क्या है। तो खादी को भी धन्यवाद, खाकी को भी धन्यवाद और आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ और एक नए शहर में कल मुलाकात होगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। नमस्कार।